starting with strategic management. Okay, this is your MPP 3 case studies. केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते थे डायरेक्टली. ओके, क्या कह रहा है? स्विचिंग फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग टू मार्केटिंग थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स वाज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, वर्ड सेंगे हमने जब डायरेक्ट सेलिंग हम जो कर रहे थे उससे हम कहाँ गए? सेलिंग टू मार्केटिंग थ्रू होलसेलर्स, कि हम होलसेलर्स लेके आएंगे बीच में, रेदर देन सेलिंग इट डायरेक्टली. हम होलसेलर्स और रिटेलर्स बीच में लेके आएंगे. एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था जो मैनेजमेंट ने लिया. ये जो डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प करेगा? टू बी मोर विच ऑफ द फॉलोइंग, ज़्यादा वो अथॉरिटेटिव होए, फ्यूचरिस्टिक होए, प्रोएक्टिव होए, रेगुलराइज्ड हो. ठीक है, इसमें मैं पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर हम कुछ भी स्विच कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से लेकर मार्केटिंग थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. ठीक है, हमने कोई भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करी है तो इससे क्या होगा? ऑथोरिटेटिव बढ़ रहा है हमारा, फ्यूचरिस्टिक हम बन रहे हैं, प्रोएक्टिव बन रहे हैं, रेगुलराइज बढ़ रहा है. अगर नहीं ऑप्शन समझ में आते तो पढ़ ही लेते हैं. Mikesh Gupta, agriculture management guru at leading management school in Patna, has been driving the business of eBandhu with 7 of his students since 2017. ये जो बिजनेस है उसके 2 कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या था? सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस और सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट. It's a technology driven business where it have a one-stop shop for all agriculture products available to farmers at a competitive price. Business is quite challenging given the fact that the farmers in the region are not well aware of the use of technology. उनको नहीं अच्छा ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना. 2019 में टीम ने डिसाइड किया कि वो रिडिफाइन करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी को सक्सीड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में. They formulated a new definition and made a strategic decision to leverage their core competency. अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को क्या करेंगे? वो लेवरेज करेंगे, बढ़ाएंगे. और फर्स्टली दे शिफ्टेड द टारगेट मार्केट फ्रॉम डायरेक्टली सर्विंग फार्मर्स टू ऑन बोर्डिंग होलसेलर्स एंड रिटेलर्स इनटू द सिस्टम एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू देम. ये जो स्ट्रैटेजिक मूव था वो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग. देखो देखो देखो, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कि ये जो स्ट्रैटेजिक मूव था इससे ये क्यों लिया गया था? इस बेसिस पे लिया गया था कि अंडरस्टैंडिंग थी उनकी कि होलसेलर्स और रिटेलर्स से कुड इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अमंग फार्मर्स, ताकि वो अडॉप्ट कर सकें जो भी टेक्नोलॉजी थी, अडॉप्शन कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके. ठीक है, और ये किस पे था? अंडरस्टैंडिंग, समझती कि होलसेलर्स ऐसा कर सकेंगे, रिटेलर्स ऐसा कर सकेंगे. ठीक है, तो अथॉरिटेटिव तो कहीं से नहीं है. रेगुलराइज्ड हो जाएगा तो उसमें भी रेगुलराइज्ड ही होता, वो तो बात उसकी रीति की डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो रेगुलराइज नहीं होगा. अब एक ऑप्शन हमारे पास बचा फ्यूचरिस्टिक, एक बचा हमारे पास प्रोएक्टिव. वी नो द आंसर प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिवली चला वो, प्रोएक्टिवली उन्होंने देखा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन सकते. तो द आंसर इज प्रोएक्टिव. ओके, by anticipating the difficulty of changing farmer behavior directly, कि भाई की चेंज हो सकता है उनका बिहेवियर, मैनेजमेंट ने प्रोएक्टिवली क्या क्या शिफ्ट किया अपने टारगेट इंटरमीडियरीज को, होलसेलर्स हु ऑलरेडी होल्ड इन्फ्लुएंस ओवर फार्मर्स. प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस. ठीक है, एंड अडेप्टिंग इन एडवांस, और एडवांस उन्होंने अडेप्ट किया रेदर देन रिएक्टिंग आफ्टर अ फेलियर. क्योंकि कोई फेलियर नहीं हुआ था कि उसके बाद उनकी बुद्धि खुली और उन्होंने ऐसा किया. नहीं, आगे ऐसा कुछ गलत ना हो, उन्होंने प्रिवेंशन लिया, उन्होंने उसका ठीक किया. That is a proactive strategy. हाँ, और देखो स्टूडेंट्स ऑफन चूज फ्यूचरिस्टिक क्योंकि लाइक साउंड्स लाइक फॉरवर्ड लुकिंग प्लान, राइट. मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, फ्यूचरिस्टिक, प्रोएक्टिव. तो फ्यूचरिस्टिक चुन सकते थे, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में एंटिसिपेट करना और ऐसा एक्शन लेना क्या होगा? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होगी. The company takes a calculated step before a crisis. क्राइसिस से पहले कोई वो कैलकुलेटिव स्टेप ले रही है तो उसको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं. फाइन. Now next, okay, proactive planning are right on time. Planning right on time, सही से प्लान करना, सही जगह पे. Planning right on time.
चारा विद्या was brought into the market to increase farmer. चारा विद्या जो चारा होता है मतलब किसी भी एनिमल का लाइक काउस was brought into the market to increase the farmers awareness of soil quality कि soil quality का उनको पता चले और latest sustainable farm practices from around the world. What kind of growth strategy will under this आपको बताना है. ये चारा विद्या आया जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी तो वो मार्केट पेनिट्रेशन था, मार्केट डेवलपमेंट था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस था. क्या बिजनेस डाइवर्सिफाई हुआ है यहाँ पे? चलो एक बार रीड भी कर लेते अगर डाउट है भी तो. Secondly, they outsourced logistics to Malgadi, a rural supply chain management company. This decision helped E-Bandhu reduce the asset procurement cost and corresponding debt, thus strengthening their position in the market. Okay, thirdly, a new service like Chara Vidya in their application. Chara Vidya aims to educate farmers about the latest sustainable farming practices being implemented around the world. This addition could potentially be a game changer for even in the agro startup circle, further enhancing their core competency. अपनी core competency को बढ़ाना, promote करना sustainable farming को, ठीक है, farming practices and terminology adoption. Now you have to tell कि इससे क्या हुआ. आपका मार्केट पेनेट्रेट रहा, ठीक है, या फिर मार्केट में डेवलपमेंट आई. मार्केट डेवलप हुआ, हमने चेंज किया, मार्केट नहीं किया. प्रोडक्ट में डेवलपमेंट किए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया ही नहीं है. मार्केट एज इट इज और वो एज इट इज, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एज इट इज. तो प्रोडक्ट एज इट इज नहीं रहा है, उसने सर्विस को इंक्रीज किया है. वो चारा विद्या लेके आए जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है. तो E-Bandhu ऑपरेटिंग द सेम मार्केट मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही था, हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट. चारा विद्या लेके आए थे, इसलिए आंसर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उस एक न्यू प्रोडक्ट को क्या बोलते लॉन्च किया, तो इसलिए एग्जिस्टिंग मार्केट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सिंपल वर्ड्स में सेम मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मार्किंग मार्केट डेवलपमेंट बिकॉज द थिंग इंक्रीज अवेयरनेस इंक्रीज किया है, यानी वो मार्केट को करे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो न्यू मार्केट में नहीं जा रहे. Target audience remains exactly the same. Always use ANSWER metrics to solve the growth strategy. MCQs sketch a quick 2 into 2 grid. और वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. न्यू प्रोडक्ट और मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the most strategically advantageous decision for the E-Bandhu was to get in the contact with Malgadi, right? Which of the following could not be the advantage of E-Bandhu from this alliance? Cost saving नहीं होगी, reduced delivery time, improved customer satisfaction, increased inventory of products. ये मालगाड़ी आने से क्या फायदा नहीं होगा, यानी एक तरीके से बोले कि which is not advantage. देखो जो आया तो कॉस्ट सेविंग तो होगी. इसने किया क्या था मालगाड़ियों ने? डिसीजन हेल्प E-Bandhu टू रिड्यूस एसेट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. देखो कॉस्ट कम हुई थी, यानी कॉस्ट सेविंग तो है, ठीक है. करस्पॉन्डिंग डेट भी हमारा कम हुआ, स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है. और अगर ये आ गया हमारे पास तो हमारा डिलीवरी टाइम भी कम हुआ होगा, राइट. हमारा डिलीवरी टाइम भी कम हुआ होगा और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़े ही जाएगी. बट इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए ऐसे जरूरी नहीं. इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट नेसेसरी. आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स तो सप्लाई चेन कंपनी, हमने अगर लॉजिस्टिक्स को क्या बोलते हैं आउटसोर्स किया है मालगाड़ी को, डिलीवरी एफिशिएंसी बढ़े, हमारा एसेट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़े, कम हो, जैसे कि ट्रक्स, वेयर हाउसेस वगैरह, सेटिस्फाई कंज्यूमर्स. हाउएवर इट डज नॉट डायरेक्टली लीड टू एन इंक्रीज्ड इन्वेंट्री प्रोडक्ट, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है. तो इससे ये कुछ नहीं है कि इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, एज इन्वेंट्री लेवल डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग कितना हो रहा है, नॉट द डिलीवरी पार्टनर. ये थोड़ी ना कि हमारे पास सामान यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन गाड़ी में जगह नहीं, तो ये नहीं आ पाएगा, नहीं ना, तो और हम हायर कर लेंगे उधर गाड़ी. तो ये तो जो इन्वेंट्री है वो तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे होता है, परचेजिंग पे होता है कि अगर आप ट्रेडर हो तो परचेजिंग पे, मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग पे. Misreading the question asks which of the following could not be an advantage. ठीक है, not देख के चलना.
Logistics alliance strictly improve movement, delivery, freight cost, and not creation, that is production inventory. While logistics move boxes, it does not make them. Speed and saving, not inventory. How does E-Bandhu utilize Michael Porter five forces model in the strategic decision making process? कैसे ई बंधु जो आया उसने यूटिलाइज किया माइकल के पॉटर के सॉरी माइकल पॉटर के फाइव फोर्सेस मॉडल? कौन कौन से थे माइकल पोर्टर के फाइव फोर्स मॉडल में? क्या क्या था? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकंड सप्लायर पावर, बायर पावर, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अब इसमें उसने पूछा है कि यूजिंग माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस इन इट्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन उसने कैसे यूटिलाइज किया? बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री राइवलरी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, by analyzing the bargaining power of the suppliers and buyers, by assessing the threat of new entrants and substitutes. Yeah, all of the above. क्या अभी यहाँ पर हमने राइवलरी की बात करी है, कोई कंपटीशन की बात करी है, कोई न्यू एंट्रेंट की बात की है, सब्स्टिट्यूट की बात की है? नहीं करी. तो यानी कि ए सी और डी तो हटी गया, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया. बार्गेनिंग पावर, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग, हो जाएगी ना, ये बंधु आ जाएगा. तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स. ठीक है. In the case study, Bandhu shifted its strategy of focus on wholesalers and retailers. Right, realizes groups has massive influence, bargaining power, buyer का influence of that, and consumer farmers. This directly aligns with the assessing the power dynamics of the buyers in the Porter's model. हमने बोला था ना कि वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग टू रिटेलर्स एंड होलसेलर्स. ठीक है, तो इसलिए नाउ फिफ्थ वन, blindly choosing all the above while Potter's model covers all the aspects, specific actions taken even in the case studies only influence. हाँ, जी भी करते हैं none of above होता है ना तो उसको टिक कर देते हैं, all of above होता है तो उसको टिक कर देते हैं. ऐसा नहीं करना, पढ़ो पहले. In case study MCQs, always map the answer back to the specific paragraph of the text or answer based on the general theory alone. TRBBS. TRB is threat of entrant rivalry, bargaining of buyers, bargaining of suppliers and substitutes. Intermediaries, buyers. Now, what are the core objectives of E-Bandhu as mentioned in the case study? Sustaining farming awareness, seasonal availability रहे, technology-driven solutions, onboarding wholesalers and retailers into system. अब यहाँ पे भी लिखा हुआ also, इसको टिक कर दो. E-Bandhu का क्या core objective क्या था E-Bandhu का? E-Bandhu है ना, हाँ यार. Asset procurement cost, corresponding depth, strengthening their position in the market. और क्या है? Addition could potentially game changer for eBandhu into agro startup circle, further enhancing their core competency in promoting sustainable farming practice and technology adoption. Sustainable farming practices. ठीक है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस, सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन आंसर था लेकिन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लिखा आ गया इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई. The very first paragraph of the case study explicits this business has two core objectives, sustainable framing and second seasonality of agriculture product. और ऊपर लिखा हुआ भी था mainly.
First, sustainable farming awareness. Second, seasonal availability of agriculture inputs. ठीक है, all of the above देखो again. While even though uses technology and onboards wholesalers, those are their strategic and methods, not strictly defined core objective. वो strategy थी, methods से कोई core objective नहीं है. Don't confuse how a company operates, that is strategy, and why it exists. हाँ, ये बहुत important है समझना. देखो, आपके लिए आपका एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में भी अगर डिस्क्रिप्शन वाला उसको समझने के लिए कि एक है हाउ, कैसे, तो कैसे वो स्ट्रैटेजी से, और क्यों, दैट इज योर कोर ऑब्जेक्टिव. अब क्यों कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये, मैं इसलिए कर रहा हूँ. और कैसे कर रहा हूँ, इन स्ट्रैटेजीज से कर रहा हूँ. ठीक है, वाई एंड हाउ. वाई इज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इज फॉर स्ट्रैटेजीज. कोर गोल्स, अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी. नाउ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू. स्वभाव. A social media marketing firm introduced an AI-based management tool that has the capability of managing team across functions, all while being creative. Most likely organization structure pauses implementation. इस implementation को force करने के बाद क्या रहेगा structure? इसने क्या बोला, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म है जो जिसने इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट टूल एक एआई का, जिसके पास कैपेबिलिटीज है, वो मैनेज कर सकता है टीम को अक्रॉस द फंक्शंस. यानी मैनेजर्स नहीं रहे, मैनेजर्स नहीं रहे, को दे ओनर्स, मैनेजर्स एंड आपके फोरमैन जो अंडर में काम करें. एक तरीके से यही होता है, मैनेजर्स नहीं रहे, ओनर्स रहे, फोरमैन नहीं रहे, और ये ऐसे हो गया. ये क्या है, आर क्लास स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, जिसमें मैनेजर्स अब एआई के रूप में आगे तो कम हो गया, और यहाँ पे ओनर्स थे वही जो वो ज़्यादा रहे, और यहाँ पे फोरमैन जो ज़्यादा रहे, बीच का जो मैनेजर्स था वो कम हो गया. दैट इज एन आर क्लास स्ट्रक्चर. डिविजनल नहीं होता, किसी को हमने बांटा नहीं है, हमने कोई मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नहीं किया है, यहाँ पे हमको कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है. This is a hourglass structure. When AI advanced IT tools are introduced to manage teams and coordinate function, it heavily reduces the need of middle management. जो हायर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट होते हैं वो तो वैसे रहते हैं, लेकिन मिडिल मैनेजमेंट reduces the resulting organization as a wide top executives, narrow middle that few managers, and wide button that is operational staff. We are formed and perfectly resembling an hourglass structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, अक्रॉस द फंक्शंस होते हैं, मैट्रिक्स ले लोगे, नो. However, AI specifically eliminates middle coordination roles, pointing directly to hourglass. Whenever a question mentions IT, AI taken over the management, shrinking middle management, answer is always hourglass structure. Okay. Wide top, thin middle, wide base, hourglass. You know very well. A tea farm owners plan to open tea cafes in tourist spots. Okay. And sell their own premium tea to build a brand. Which of the following can be the termed as? एक टी फार्म है, उसने अपना टी कैफे खोल लिया. ठीक है, ये हमारी टी फार्म है, इसको करके उसने चाय बनाई, तो यानी क्या हो गया, आगे जा रहा है वो, राइट. क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड जा रहा है. अगर टी वाला फार्म के खेत भी उगाने लगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर टी वाला जो फार्मर है वो अगर टी बेचने लग रहा है तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. डाइवर्सिफिकेशन तो इनकी उसी में है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन कौन से हॉरिजॉन्टल में, फॉरवर्ड वाला, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है. द टी फार्मर प्रोड्यूसर इज मूविंग डाउन द सप्लाई चेन डायरेक्टली टुवर्ड द एंड कंज्यूमर बाय ओपनिंग अ रिटेल कैफे, moving closer to the ultimate customer in terms forward integration. In simple words, if you make raw material and decide to open a shop to sell a final product, you're stepping forward. अब आगे जा रहे हो. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो मतलब ना, बैकवर्ड इज गोइंग टुवर्ड्स रॉ मटेरियल, आप पीछे जा रहे हो रॉ मटेरियल के पास, और फॉरवर्ड इज आप कंज्यूमर के पास जा रहे हो. फॉरवर्ड कस्टमर, बैकवर्ड सप्लायर, फॉरवर्ड फेसिंग द कंज्यूमर. Now, eighth question, the process, and your last question for this MTP. For MCQs, the process of creating, maintaining, and enhancing strong value-laden relationship. क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, एनहांस करना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड देयर स्टेक होल्डर्स. उसको क्या कहते हैं, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या रिलेशनशिप मार्केटिंग.
सोशल मार्केटिंग कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया ऑगमेंटेड मार्केटिंग, नेवर डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप बना के उससे आप मार्केटिंग कर रहे हो। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज दैट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म वैल्यू लेडन रिलेशनशिप एक्सचेंज विद द कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स, मूविंग अवे फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शनल फोकस कि भाई कि बस एक बार हमारा काम बन जाए फिर तुम बाहर बजाओ, नहीं, लॉन्ग टर्म बना रहे हैं। Confusing it with social marketing, which is about to change human behavior for the societal benefit, like anti-smoking campaign, not building business relationship. और हाईलाइट करते जब लॉन्ग टर्म वैल्यू लेडर एनहांस करना रिलेशनशिप को, तो वो डायरेक्टली कहाँ डेफिनेशन आती है रिलेशनशिप मार्केटिंग में आती है। ठीक है, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाउ योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, in his pursuit to expand a family business to Dubai, Dharamveer Singh, the successor of renowned architect late Sri Lala Rampal Singh, faced a dilemma. Okay, अपनी फैमिली बिजनेस का एक्सपैंड करना उसको दुबई में। जो सक्सेसर थे आर्किटेक्ट लेट श्री लाला रामपाल सिंह के, वो डिलेमा में है, मुसीबत में है, प्रॉब्लम में, दुविधा में है कि डिस्पाइट रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम वेरियस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कि बेशक उनको जो है पॉजिटिव फीडबैक मिला है पोटेंशियल इन्वेस्टर से, एक कॉमन ट्रेंड इमर्ज हो रहा है वेयर एम्फोसिस वाज प्राइमरली ऑन स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन, नेग्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल लॉन्गेविटी, कि बड़ा बच्चा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ध्यान से देख नहीं रहे किसको, इंपॉर्टेंस ऑफ structural longevity. Dharam finds himself at a crossroads, but a strategic approach could assist him in formulating a robust, coherent business roadmap that aligns with his visions for sustainable growth. क्या दिक्कत आ रही है? वो लॉन्गेटिविटी नहीं देख रहा है, वो लॉन्गेटिविटी नहीं देख रहा है। उसको फॉर्मुलेट करना है एक रोबस्ट कोहेरेंट बिजनेस रोड मैप जो अलाइन करे उसके विजन के साथ फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। वो किस मुसीबत में है कि कॉमन ट्रेंड इमर्ज हो रहा है जहाँ पे किस में ज़्यादा डाला जाए, स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन में। बस ऐसे ही जल्दी से खत्म कर दो बस काम, रेदर देन टेकिंग द लॉन्ग टर्म, यू नो, उसकी लॉन्गेटिविटी, उसका सस्टेनेबल नहीं है वो। तो इन दिस सिनेरियो जो धर्मपाल को लेना, धर्मपाल नहीं, सॉरी, धर्मवीर सिंह को लेना चाहिए for the strategic approach is to formulate a robust and coherent business roadmap aligned with his vision for sustainable growth and focus on value and value system, कि वो ढंग से काम करे, जिम्मेदारी से काम करे। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं होती है, लोगों की जान बनाती है। एम्फेसाइजिंग वैल्यूज जैसे कि क्वालिटी, integrity, sustainability, guide the decision making and attract the like-minded investors and clients. These values into company's culture and operation, Dharam can differentiate his business in the market, ensuring long-term success and structural longevity in the construction project. एक वैल्यू ड्रिवन स्ट्रैटेजी उसको हेल्प करेगी इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड फोस्टरिंग ट्रस्ट अमंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ वैल्यू। ओके, in this scenario, the most appropriate strategic approach to help Dharamveer Singh formulate robust and business roadmap into is to focus on value-driven strategy, a value or value system. Value-driven strategy पे देखना चाहिए, emphasis on the core values. Core values को देखो, emphasizing values such as quality, integrity, sustainability, guide strategic decision making and helps attract like-minded investors and clients. By embedding these strict values into the company's culture and daily operations, Dharam can strongly differentiate its architectural business in Dubai market, ensuring long-term success and structural longevity in the construction project. Trust and branding. वैल्यू-ड्रिवन अप्रोच से ही बिजनेस फ्रॉम compromise क्या होएगा, प्रिवेंट द बिजनेस फ्रॉम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी और क्विक प्रॉफिट्स को प्रिवेंट करेगा वो, thereby building a stellar brand reputation and fostering deep trust among stakeholders. In simple words, he shouldn't compromise on the strong principles that is longevity quality established by his father just to please investors wanting quick money. Building a strategy entirely based on ethics and core values is the best move. Students cite generic answers, differentiating strategy भाई कि अलग करो, कुछ हटके करो, instead of specifying identifying value core system। उसने ये क्यों लिखा बेटा क्वेश्चन में?
कि उसको वो दुविधा में आ गया है कि एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है कि स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन में आ गए रेदर देन लॉन्गेटिविटी। ये क्यों क्या ये हिंट दिया है कि भाई वैल्यू नहीं है उसमें। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम कोर वैल्यूज को देखो, फंडामेंटल स्ट्रेटजी अप्रोच रिक्वायरिंग फॉर फैमिली बिजनेस डिलेमा इन्वॉल्विंग एथिक्स वर्सेस क्विक प्रॉफिट्स। The examiner expects you to explicitly term value system, integrity, sustainable, underline these words in your exam sheet. When ethics clash with quick money, ये दिक्कत आ जाती है। वैल्यू विन द लॉन्ग गेन, विजन, ऑथेंटिसिटी, लॉन्गेटिविटी। देखो वैल्यू का फुल फॉर्म, विजन मतलब फुल फॉर्म एक तरीके से याद करने के लिए आपका है, ऑथेंटिसिटी, लॉन्गेटिविटी, यूनिक, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi and Arjun are two friends who are partners in the manufacturing premium coffee. Ravi believes in making profits to selling high volumes of products. जो रवि जी हैं वो कहते हैं कि भाई हम क्या बोलते क्वांटिटी ज़्यादा बेचेंगे कॉफ़ी की तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है। और अर्जुन however believes in the higher prices should be charged to create an image of exclusivity and proposes that the product undergoes same changes to justify the pricing। यानी वो कह रहे कि मैं प्रीमियम जाना है, अर्जुन कह रहे हैं प्रीमियम करो और चार्ज करो ज़्यादा उनको। वो कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी बढ़ा दो, ये कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ा दो तो हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब एनालाइज द नेचर of generic strategy used by Ravi and Arjun। जेनरिक स्ट्रैटेजी बताओ जो उन्होंने यूज करी है, किसने, रवि और अर्जुन ने। कौन कौन सी होती है, कॉस्ट डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, ये होती है। इन्होंने कौन सी करी है, रवि क्या चाह रहा है कि प्राइस कम हो वॉल्यूम ज्यादा हो। ठीक है, प्राइस कम हो वॉल्यूम ज़्यादा हो, विच मीन्स कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप। एंड अर्जुन इज सेइंग, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, देखो क्वालिटी लिख देते, क्वालिटी अच्छी हो तो प्राइस भी अच्छा हो। मतलब डिफरेंशिएशन नॉर्मल वाला जो मतलब यूनिक इंडस्ट्री वाइड आता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी, इन पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी देयर आर थ्री डिफरेंट बेसिस, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। Ravi and Arjun are competing prices for their product. Ravi is trying to have a low price, high volume, thereby aiming cost leadership. Cost leadership क्या emphasize करता है, product producing standardized products at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive. Or Arjun desires to create a perceived value for the product and charge higher prices. He is trying to adopt differentiation. Differentiation is aimed at producing products and services considering unique industry-wide and directed at customers who are relatively price insensitive। जो insensitive होते हैं प्राइस को लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से, उनके लिए कि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सके फॉर द प्रीमियम क्वालिटी। लेकिन जो प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं उनको कम चाहिए होता है, क्वालिटी बेशक ओके पर प्राइस कम हो, कॉस्ट कम हो। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। रवि की स्ट्रैटेजी क्या है, कॉस्ट लीडरशिप, अर्जुन की क्या है, डिफरेंशिएशन। Ravi aims to set a lower price to achieve high sales volume. The strategy is called cost leadership. Cost leadership emphasizes producing standardized products at very low per unit cost for consumers who are highly price sensitive. The goal is to become lowest cost producer in the industry की सबसे कम वही चार्ज करे। Arjun desires to create a high perceived value for their product, aiming for an image of exclusivity and wishes to charge higher premium prices. He is proposing change to justify this. This is differentiation strategy. It aims to producing products and services considering totally unique industry wide, directing it consumer who are relatively price insensitive. Ravi wants DMart of coffee, cheap and high volume, cost leadership, और अर्जुन को क्या चाहिए, Starbucks कॉफी चाहिए, प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव डिफरेंशिएशन। ओके,
Failing to name the overarching concept, you must write according to Michael Porter's generic strategy in the very first line before explaining Ravi and Arjun's specific methods. If a question asks you to analyze the nature of the strategy, define the strategy throughout after the identifying it. पहले उसको एनालाइज करना है, यानी कि पहले तो स्ट्रैटेजी का नाम बताओ, फिर उसको आइडेंटिफाई करो, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिफाइन करो. डोंट जस्ट स्टॉप एट नेमिंग इट. चीप cost leadership, differentiation, different differentiation. Okay. Due to reoccurrence of various variants of the coronavirus, XYZ Corporation is facing an unstable environment has begun unbundling and disintegrating its activities. It also started relying on outside vendors to perform these activities and outsource करने लग गए. Identifying the organizational structure XYZ Corporation is shifting to. Under what circumstances does the structure become useful? ठीक है, आपको बताना है कौन से स्ट्रक्चर में है और क्यों है तो नहीं. देखो, बार बार ही वेरियस वेरिएंट्स आ रहे थे कोरोना वायरस के, तो एक्सआईजी कॉर्पोरेशन ने फेस के कंस्टेबल एनवायरनमेंट को, इसलिए उन्होंने अनबंडल करने लगे, डिसइंटीग्रेट करने लगे अपनी एक्टिविटीज़ को. ठीक है, अलग अलग लोगों को देने लग गए, यानी कि स्टार्टेड रिलाइंग ऑन आउटसाइड वेंडर्स टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़. खुद नहीं करते. अब आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यानी उन्होंने फैला रखा है, दे रखा है, दूसरों को आउटसोर्स कर रखा है. तो दूसरों को आउटसोर्स करते तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर. ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वैसे न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अभी अगर डिकेड्स मिले तो न्यू कॉन्सेप्ट है, मोर रेडिकल है. ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन समटाइम्स रेफर टू एज नॉन स्ट्रक्चर. इसको नॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं. नॉन स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई किसी के पास काम है, कोई किसी के पास काम है. बिकॉज इट्स वर्चुअली एलिमिनेट्स इन हाउस बिजनेस फंक्शंस एंड आउटसोर्स मैनी ऑफ them. Organization structured in this way is often called vertically virtual organization. Virtual organization होता है, composed of a series of projects, है ना, series of projects, groups of collaborations linked by constantly changing non-hierarchical web. लाइक नेटवर्क्स के मतलब कि मैंने मान लो मेरे पास ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, डी प्रोजेक्ट है, ई और एफ प्रोजेक्ट है. 6 प्रोजेक्ट्स में मेरी कंपनी को मिले हैं, जिसमें से मार्केटिंग का है एक, मान लो कुछ फंक्शन वैसे करना है, एक को क्या करना है, उस पर R&D करनी है. यही 3 काम सबको करना है. तो यही कभी किसी और को दे रखा है, ये जो है जी कंपनी को दे रखा है, ये एच कंपनी को दे रखा है, ये ए बी कंपनी को दे रखा है, और इसके तीनों जो है किसी और कंपनी को दे रखा है. तो एक नेटवर्क बन जाता है, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉन हायरार्किकल होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, एक कॉबवेब की तरह होता है, वेब बन जाता है. ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है यूजफुल होता है उन फर्म एनवायरनमेंट के लिए उन फर्म के लिए जिनका एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल ही रहने वाला. There is a strong need for innovation and quick response. Instead of having a salaried employee, company may contract with individuals of specific projects or periods. Long-term contract with suppliers and distributors replace services the company might otherwise provide through vertical integration. ये जो structure होता है ये एक आपको flexibility देता है, adaptability देता है आपको कि आप टेक्नोलॉजी चेंज को या और कोई भी अगर चेंज है कोप अप कर सको, सर शिफ्ट कर सको पैटर्न को. इंटरनेशनल ट्रेड और कंपटीशन भी इससे अच्छा रहता है. आपको दूसरों से पता चलता है, आप काम में और आपका मन लगता है काम, और आपको न्यू न्यू चीज़ें पता चलती है, आपकी सिनर्जी बनती है ना. और आप जैसे है कि उनसे काम करवा रहे हो, वो आपको काम दे सकते हैं कुछ आपको, हो सकता है ना. इससे क्या होता है, आपको सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ती है. XYZ Corporation is shifting to network structure, जिसको क्या कहते हैं? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. दिस इज अ न्यूअर रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट वर्चुअली एलिमिनेट कर देते हैं इन हाउस बिजनेस फंक्शंस को, आउटसोर्स करके उनको. द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप्स और कोलैबोरेशंस लिंक्ड बाय नॉन हायरार्किकल कॉबवेब लाइक नेटवर्क्स. अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है उनके लिए अच्छा होता है, हाईली यूजफुल मैन फॉर्म्स एनवायरनमेंट इज हाईली वोलेटाइल एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन सो. अंडर कंडीशंस वेयर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज रिक्वायर्स क्विक रिस्पॉन्स, उनके लिए अच्छा होता है, यूजफुल होता है. जिनको इनोवेशन चाहिए, जिनको स्पीड में काम चाहिए. ठीक है. कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्टेड ऑफ हैविंग सैलरीड एम्प्लॉइज हैवी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह रहे, उससे अच्छा क्या है, कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिविजुअल्स वेंडर्स स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए. इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी टू अडैप्ट टू शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कंफ्यूजिंग इट विद द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बहुत गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नहीं है ये. ठीक है. रिमेंबर अनबंडलिंग, हैवी रिलायंस ऑन आउटसाइड वेंडर्स, अ टेक्स्ट बुक इंडिकेटर्स की नेटवर्क स्ट्रक्चर है.
मेंशन द अल्टरनेटिव नेम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विजुअल मेटाफोर क्या है कॉबवेब लाइक नेटवर्क और बहुत अच्छा है कॉबवेब टू सिक्योर फुल मार्क्स network cobweb outsource everything okay now there are four specific criteria of sustainable competition एडवांटेज ठीक है सस्टेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को चार स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है दैट फर्म्स कैन यूज टू डिटरमाइन दोस कैपेबिलिटीज दैट आर नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी जिनको कोर कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं एक्सप्लेन चार स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो आपके पास हो जिसको कोर 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 कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं वो क्या होता है व्हाट आर दे सबसे पहले valuable second is rare third is costly to imitate and fourth is non substitutable देखो जिससे खतरा है ना वो ना हो तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है कि भाई हमसे कोई कम्पीट ना कर पाए कम्पीट कम नहीं कर पाएगा जब वो हमारा सब्सटीट्यूट ना हो जब वो हमारी चीज चोरी ना कर पाए हमारा कॉपी ना कर पाए वो रेयर हो और वो वैल्यूएबल हो राइट तो वही चीज है कि वो वैल्यूएबल होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट सर्विस हमारा रेयर होना चाहिए कॉस्टली होना चाहिए कि कोई उसको कॉपी कर सके और सब्सटीट्यूट नहीं होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के तो वो हम कह सकते हैं कि वो कोर कॉम्पिटेंसी में आता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारा ठीक है the four specific criteria of the sustainable competitive advantage that firms can use to determine those capabilities that are core competencies क्या क्या है capabilities valuable rare costly to imitate and non substitutable are core competencies valuable क्या हो जाता है valuable capability जो होती है वो क्या होती है अलाउ करती है फर्म को कि वो एक्सप्लॉइट कर सके अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके valuable ठीक है और अवॉइड कर सके थ्रेट को इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर्म क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग कैपेबिलिटीज अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करके आप कस्टमर्स को वैल्यू दे सकते हो finance companies build a valuable competency in financial services in addition to make such competencies as financial services highly successful requires placing the right people to the right job आप सही काम दे रहे हो सही बंदे को ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स वो मशीन से नहीं खुश ह्यूमन इंटरेक्शन से खुश है आप अगर कोई भी जैसे अगर स्विगी इंस्टामार्ट या जो जेप्टो वगैरह किसी भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो वो आपको चैटबॉट से बात करते हो तो आप यही प्रेफर करते हो कि वो हमारी बात नहीं समझ पाते नहीं हमारे ढंग से बात हो पाती तो हम ह्यूमन एग्जीक्यूटिव को लेके हम उससे बात करें वो समझेगा हम नहीं एक मतलब कि होता है कि कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो वो हम बता सकते हैं लेकिन वैसे जो मतलब उसके है ही नहीं सिस्टम में उसके ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी ना ह्यूमन से तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स रेयर कोर कॉम्पिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज इन वेरी फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स प्रोसेसेस कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत सारे राइवल्स में होगी तो अगर तो ये सोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका नहीं है अगर वो कैपेबिलिटी बेटा अगर एक चीज़ है जो सब में ही टैलेंट है अब मैं बोलूँ कि मैं बोल सकती हूँ वो तो मतलब 99 मतलब ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं राइट तो वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी थोड़ी ना अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं अच्छा बैडमिंटन अब ऐसे तो वो भी खेल सकते हैं लेकिन ये कि कम खेलेंगे मुझे मार्शल आर्ट्स अच्छी आती है दैट इज़ माई कोर कॉम्पिटेंसी आई कैन डिबेट वेल वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है जो कम होती है फ्यूअर होती है जो सबके पास नहीं होती कैपेबिलिटी दैट इज माई कोर कॉम्पिटेंसी मेरी पेंटिंग अच्छी है राइट द यूनिक थिंग capabilities possessed by many rivals are unlikely to be sources of competitive advantage for any one of them competitive advantage results only when firms develop and exploit valuable capabilities that differ from those shared with competitors जो मेरे competitors के पास ना हो that is my core competency सीए के अंदर मेरी कोर कॉम्पिटेंसी कुछ अलग हटके होनी चाहिए कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है मैं कॉम्पिटिटर्स क्या बोलूँ मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जो मेरे बाकी सारे कलीग्स हैं जो आपके कलीग्स हैं अगर वो मान लो कि कॉम्पिटिटर्स हैं हमें मतलब जो रैंक्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वैसे भी कि हमें पास होना है तो उनसे मेरा क्या अच्छा है जिसमें मैं वर्क कर सकूँ जिनसे मैं मतलब पास की कैटेगरी में आ सकूँ जिसमें मैं रैंक होल्डर बन सकूँ वो क्या है दैट इज माई कोर कॉम्पिटेंसी जो भी चीज़ है ठीक है कि मैं भाई फ़ोन नहीं
चलाते मैं पूरे टाइम, मतलब मैं फ़ोन को इग्नोर कर सकता हूँ, मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो नाउ अ कोर कॉम्पिटेंस। बहुत सारे लोग जो है वो फ़ोन की वजह से, फ़ोन की या कोई भी सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो वो है अगर आप में, तो हो सकता है कि चांस ज़्यादा है। आप ज़्यादा नहीं, आपकी स्लीप ड्यूरेशन कम है, मतलब जितनी चाहिए मिनिमम उतनी ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं लेते। आप डिस्ट्रैक्शन कम है, आप कहीं बाहर घूमने वगैरह नहीं जा रहे ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो देखो चलता है, बट ज़्यादा नहीं हो, राइट। कोर कॉम्पिटेंसी वो होती है जो आपको एडवांटेज दे, जो दूसरों में ना हो, आपके कॉम्पिटिटर्स में ना हो। और कॉस्टली टू इमिटेट यानी आप चोरी ना कर सको, जो चोरी मतलब जैसे इसकी कॉपी ना करे आपकी कोई। Costly to imitate means such capabilities that competing firms are unable to develop easily, जो आपसे वापस से वो डेवलप ना कर सके, बना ना सके। लाइक कोई भी रेसिपी मान लो, ठीक है। कैपेबिलिटीज और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, क्या कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स आर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब उनका कोई भी इक्विवेलेंट चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी चीज़ को वो सब्स्टिट्यूट कर सके, आपकी ही चीज़ लेनी पड़ेगी। This final criteria for a capability to be source of competitive advantage is that there must be no strategically equivalent valuable resource that are themselves either not rare or immutable. देखो, valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable. Valuable में capabilities allow firm to exploit opportunities, avoid करना threat को in the external environment. They create a distinct value for the customers. एग्जाम्पल एक्सपोर्ट फाइनेंस टीम क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज। रेयर होना चाहिए, मतलब कि कोर कॉम्पिटेंसी वेरी रेयर कैपेबिलिटीज पोजेस्ड बाय वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स। मैनी राइवल्स हैव द सेम कैपेबिलिटीज, इट कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देता। कॉस्टली टू इमिटेट, इट मींस कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू इजीली डेवलप और कॉपी सच कैपेबिलिटीज ड्यू टू हिस्टोरिकल कंडीशंस, एम्बिग्विटी या कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना, कुछ भी हो सकता है ड्यू टू। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल यानी कि स्ट्रैटेजिकली इक्विवेलेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर देमसेल्व्स आर नॉट रेयर। Capability cannot be easily replaced by different kind of resource. Simple words में क्या, to be the best your skill must be useful, आप बेस्ट होने के लिए आपकी स्किल यूजफुल होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, हार्ड टू कॉपी, कॉन्स्टेंट और इररिप्लेसेबल, कोई रिप्लेस ना कर सके उसको। फॉर गेटिंग द फोर्थ पॉइंट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल और confusing with the costly to imitate. Costly to copy means they can't duplicate it. Non substitutable मतलब they can't find an alternative way to achieve the same result. If asked the 5 marks question, always provide one line introduction defining what is core competency is before listing the 4 points. Okay, remember the acronym क्या, VRCN, that is very rare, CATSNAP or simply VRCN is V4 valuable are rare, costly to imitate and non-substitutable. Now next question. XYZ Electronics has discovered that its products have reached their maturity. से जो कि maturity पे पहुंच गए, इंट्रोडक्टरी हो गया, ग्रोथ हो गया, अब maturity पे पहुंच चुके हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं। The company is experiencing over capacity. Now उसकी over capacity हो रही है. Consequently, it focuses on maintaining the operational efficiency. तो वो maintain करके रखना चाह रहे हैं अपनी efficiency को, manufacturing facilities को maintain। और जब peak पे पहुंच जाते हैं, जब हम maturity stage पे पहुंच जाते हैं और हम maintain करके रखते हैं, तो उसको कौन सी स्ट्रैटेजी कहते हैं, एंड प्रोवाइड द रीजन फॉर द स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं। XYZ Electronics is opted to implement a stability strategy. कौन सी होती है, डिजाइन टू safeguard the existing interest, strength, opportunity of the business. This involves pursuing established and tested objectives, continuing to choose and path, जो हमें पता है रास्ते उस पे ही चलते रहो, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहो। और स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, ये नहीं कुछ ना करो, ठीक है। 5 स्टार इन डू नथिंग नहीं है ये, आपको करना पड़ता है, लेकिन सेम तरीके का स्टेबल तरीके से करना होता है। कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, जितना कर रहे हो, जो जैसे करना है वैसे करो, अपना दिमाग ज्यादा मच रहा है, लेकिन करना है, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। द फर्म कंटिन्यूज टू सर्व द सेम और सिमिलर मार्केट, कोई न्यू मार्केट में नहीं जा रही, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रही है, डील्स इन द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस। कुछ फंक्शनल चेंजेस ऑब्वियसली हो सकते हैं इन द प्रोडक्ट और मार्केट, बट इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज टिपिकल फॉर मैच्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ी ना कि ग्रोथ पे और आप स्टेबल हो जाओगे, मैच्योरिटी पे तो जाओ, मैच्योर पे जाके तभी तो करोगे। कौन गिरना चाह रहा है, कौन डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाना चाह रहा है, कोई नहीं। तो इसलिए सब मैच्योर पे जाकर सब चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, कोई डिक्लाइन ना हो। Additionally, some small organizations also frequently use stability as a
स्ट्रेटेजिक फोकस टू मेंटेन अ कंफर्टेबल मार्केट और प्रॉफिट पोजीशन की ऐसी रहे कि हो सकता है कि उस पर मेच्योरिटी पे आए ना डायरेक्टली गिर, ठीक है। और रीजन क्या हो सकता है, आप ये देख सकते हैं क्योंकि वो मेच्योरिटी स्टेज पे ऑलरेडी जा चुकी है, उसका स्टाफ अब कंफर्टेबल हो चुका है अपने स्टेटस की वजह से, उसको ज़्यादा और रीच नहीं करना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, और उसने ऐसा इन्वायरमेंट देख लिया है कि जहाँ पे वो अब रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन से हो सकता है कि उसको डिक्लाइन हो या क्रिएटन हो, या हो सकता है ज़्यादा रिस्क हो। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑप्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डिजाइन टू सेफगार्ड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, इन्वॉल्व्स परस्यूइंग एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करो, परस्यू करो, continuing in the chosen path, deeply maintaining operational efficiency. It means serving the same market, same product, लेकिन not a do nothing strategy but a conscious focus on comfortable market position without aggressive expansion. Aggressive expansion नहीं लाते हैं, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो. The product has naturally reached the maturity stage of the product cycle. The staff feels comfortable with the same status quo involving fewer change at dramatically less risk. Macroeconomics environment is in which the organization operates is relatively stable हो चुका after a period of rapid prior expansion. 1 minute breathing phase, उसको थोड़ा सांस लेने का टाइम चाहिए, स्टेबलाइज होने का, कंसोलिडेट होने का. एक्सपेंशन माइट परसीव्ड एज क्रिएटिंग हाई रिस्की और सिंपली नॉट एडवाइजेबल गिवन करंट ओवर कैपेसिटी, है ना. ओवर कैपेसिटी भी कह रहा है वैसे, तो उसकी वजह से, ठीक है. थिंकिंग ओवर कैपेसिटी ऑटोमेटिकली मींस रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड बिकॉज द क्वेश्चन स्पेसिफाइज द फोकस मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इसलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आएगा. व्हेनेवर आई से मेंशन स्टेटस क्वो, mature stage, maintaining efficiency, mapping on service, stability strategy. Okay, mature stage, efficiency focus, status quo, safe products. Now, Yummy Foods are proactive in its approach, right? Sorry, मैं गलती से ये बढ़ लिया. Yummy Foods and Tasty Foods are successfully competing in the business of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy has been pioneering in introducing innovative products. Innovative products ला रहे हैं. These products will give them good sale. However, Tasty Foods introduced similar products, same products ला रहे हैं, and the reaction of the products introduced by the Yummy Foods taking away the advantage gained by. Oh, okay. तो यमी फूड जो है, जो बना रहे हैं, इनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, उसी का इमीडिएट कॉपी करके टेस्टी फूड कर रहा है. यमी फूड क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, चांसेस दे रहा है, ठीक है. लेकिन टेस्टी फूड क्या कर रहा है, वही सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहा है जो यमी फूड का चल रहा है, और एडवांटेज जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो उसका हट रहा है. तो यम, और अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज विच इज सुपीरियर. सुपीरियर कौन सा, ऑब्वियसली यमी वाला है क्योंकि वो पहले कर रहा है, ठीक है. पर कौन सी स्ट्रेटेजी अप्रोच कर रही है, यमी फूड प्रोएक्टिव, एंड जो वो है टेस्टी वाला वो कौन सा कर रहा है, रिएक्टिव कर रहा है. प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लान स्ट्रेटेजी होती है. रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, अडैप्टिव स्ट्रेटेजी होती है. कंपनी स्ट्रेटेजी टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और वो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट को उनके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स परमिट करे अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव लेना चाहिए rather than reactive. Being proactive in aspects such as introducing a new product will give you first mover advantage in the minds of customers. At the same time, crafting a strategy involves stitching together proactive intended strategy and then adapting first one piece and then another as circumstances surrounding the company's situation change or better options emerge. Reactive adaptive strategy. सबसे पहले proactively देखना चाहिए हमें, फिर उसके बाद हम reactive पे जाते हैं कि भाई कि क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं, ठीक है. और इसी वजह से जो यमी फूड है दैट इज सुपीरियर, राइट. Follows proactive strategy, planned strategy where actions initiated intentionally to improve the market position, introduce new products for ahead of the competitors. Tasty Food reactive is adaptive reaction to changing circumstances, unanticipated developments created by competitors. Superior कौन सा है, while being proactive like Yummy Foods gives the initial first mover advantage and establish mind share among customers. A solely proactive or solely reactive approach is really perfect होता है. In reality कौन सा superior strategy होती है, blend of proactive and reactive element. Crafting a winning strategy involves stitching together an intended proactive strategy and then constantly adapting it as circumstances changes. Therefore, a blended approach is structure
ही सुपीरियर टू स्ट्रिक्ट अडॉप्टिंग ओनली वन। एक का ना देखें हम दोनों का ब्लैंड को करें वो सुपीरियर होता है। सो इन सिंपली कंक्लूड्स कि हम फ्यूचर वो बेटर है वो नहीं करना। आपको रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना। नेवर से प्योरली प्लान स्ट्रैटेजी लाइक फ्लोलेस। एक्चुअल स्ट्रैटेजी प्लान्ड यानी कि प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव होती है। स्ट्रैटेजी लाइक ड्राइविंग, ठीक है, you plan the route, proactive, but you steer around certain path holes, that is a reactive. Okay, now why is the change management why is change management crucial? जो management change होता है वो क्यों crucial है digital transformation के वक्त, and what are the some key strategies for navigating change effectively? कि जो change है change क्यों होता है और जो change effective क्यों है। इफेक्टिव है इसलिए ही तो चेंज हो रहा है, और इफेक्टिव क्यों है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब चीज डिजिटलाइज्ड हो रही है। ताकि हम क्यों चेंज कर रहे हैं मैनेजमेंट में, ताकि हमारी सक्सेस हो सके इस प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इफेक्टिवनेस कैसे आएगी स्ट्रैटेजी में, जब हम अपना एम और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले हम एक कर क्यों रहे हैं, फिर जो कर रहे हैं वो अपने भाई उनको बताओ, अपने एम्प्लॉयज़ को बताओ ताकि वो समझे, रेजिस्ट ना करें, ठीक है। और रेजिस्ट कर रहे हैं उसके लिए रेडी रहो भाई कि वो रेजिस्ट करेंगे, उनको समझाओ, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, उनको ट्रेन करो, उनकी बातें भी सुनो, ठीक है, कम्युनिकेट करो अच्छे से। Clearing the defining the intended outcomes and objectives helps ensure everyone is aligned and working towards the same goal. Regular and transparent communication is very crucial to help people understand the goal of digital transformation and how it will impact various stakeholders, including employees, clients, and other parties. Change, even if beneficial, can be met with resistance. Having a strategy in place to address resistance is important कि भाई देखो उसका भी प्लान बनाओ कि अगर कुछ रेजिस्टेंस आता है तो आपको क्या पॉइंटर्स बोलने हैं, क्या करना है for overcoming the challenges and ensuring a smooth transition. Instead of making all the changes at once, do gradual implementation. Allow individuals to adapt to new ways of doing things without feeling overwhelmed by too much change. Simultaneously, उन पे एकदम से प्रेशर ना आने दो चेंज का. Providing support, guidance, and training for employees as they navigate new procedures, software applications, other aspects of the digital transformation. है ना, इसलिए मेटिकुलस प्लानिंग एंड इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट आर वाइटल फॉर द सक्सेसफुल completion of digital transformation project. Without proper change management, these efforts are more likely to fail, and organizations can enhance their integration of new digital systems by anticipating and managing the necessary changes. Change management is utterly essential during the digital transformation to ensure smooth, success of the technological process. Without proper change management, efforts to have a fail कर जाएंगी, organization struggle करेगी integrate करने के लिए new system को. Specify the digital transformation aim and objective, clearly define the intended outcome so everyone is aligned and working together at identical goals. Always communicate. Regular and highly transparent communications help people understanding the why behind the transformation. कर क्यों रहे हो और ये कैसे impact करेगा, ठीक है। चेंज इवन if beneficial triggers natural harm resistance. Having a strategy to address this resistance is crucial for smooth transitioning. Implement changes. Do not make all changes at once. Gradual phased implementation allows employees to adapt to new ways of doing things without being overwhelmed. Offer assistance and training. Provide robust support. एक robust support दो, guidance दो, dedicate training for employees is vital as they navigate unfamiliar software procedures. Right? In simple word, digital transformation isn't about installing software; it's about helping the humans accepting the software. ये नहीं है खाली software लगा के दे दिया लोग करो काम. No, you have to help them humans to accept the software. Talk to them, train them, and go slow. Go slow. Focusing too much on the technology aspect instead of human management aspect. Change management is about people. Okay. Specify the aims. Communicate always. Ready for resistance. Implement gradually or offer training. Write a short note on product life cycle या PLC.
एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पोर्टफोलियो डायग्नोसिस, और ये कैसे पोर्टफोलियो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ओके, पीएलसी के बारे में हमें बताना है। क्या होता है पीएलसी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसकी बहुत सारी स्टेजेस है, ठीक है। एज शेप्ड कर्व का होता है, रिलेशनशिप बताता है ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि सेल्स कैसे कैसे हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग फॉर द प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू द सक्सेसिव स्टेज। कौन कौन सी स्टेज होती है इसके अंदर? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी, फिर ग्रोथ होता है, फिर मेच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। इट इज लाइक यू नो दिस इज सेल्स एंड दिस इज टाइम। सेल्स अभी कम है, टाइम स्टार्टिंग है तो धीरे होएगी, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ता है सेल्स बढ़ती है, फिर टाइम और बढ़ता है तो सेल्स ऐसे बढ़ती है, और फिर जब ये पीक पे पहुंच गई फिर टाइम बढ़ता है और सेल्स डिक्लाइन होती रहती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ एस शेप्ड प्रोडक्ट साइकिल। जो फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, इसको इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंपटीशन होता है इसके अंदर, प्राइजेस हमें हाई लगते हैं, मार्केट लिमिटेड होता है, ग्रोथ इन सेल्स भी लोअर रेट की होती है। सेकंड स्टेज जो ग्रोथ स्टेज होता है उसके अंदर डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, प्राइजेस धीरे धीरे कम होते हैं, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता है, मार्केट भी धीरे धीरे एक्सपैंड होती है। थर्ड स्टेज मैच्योरिटी का होता है, मैच्योरिटी यानी अब बस सब स्टेबलाइज करने का वक्त आ गया है, कंपटीशन एकदम पीक पे होता है, टफ होता है, प्रॉफिट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन। फोर्थ स्टेज होता है आपका डिक्लाइनिंग ऑफ द पीएसए विच इज द इन विच द सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉल डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट्स रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, और उसने क्या बोला था कि पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट में कैसे डायग्नोज होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच ईच ऑफ देम एग्जिस्ट पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द बिजनेसेस दैट आर इन डिक्लाइनिंग स्टेज। इन पे फोकस करना चाहिए जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कैन बी मेड। फॉर इंस्टेंस एक्सपेंशन may be feasible alternative for a business in the introductory and growth stage. Mature business may be used source of cash for investing in other businesses which need resources. A combination of strategies like selective harvesting, retrenchment, and extra may be adopted for declining businesses. In this way, a balanced portfolio हम कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए strategic best strategic choice based on the PLC concept. ठीक है, product life cycle is extremely important concept in the strategic choice. Is the S-shaped curve that exhibits a historical relationship of product sales with respect to time that passes through the four successive stages, which are introduction stage, growth stage, maturity and declining. Introductory stage में क्या होता है, competition एकदम negligible होता है, prices relatively high होते हैं, market limited, growth sales low होती है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, डिमांड एक्सपैंड्स रैपिडली, प्राइसेस फॉल स्लाइटली ड्यू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंपटीशन भी इंक्रीज होता है एग्रेसिवली, ओवरऑल मार्केट एक्सपैंड करती है। मैच्योरिटी में एक्सट्रीमली टफ कंपटीशन, मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है, प्रॉफिट लेवल जो होते हैं वो कम आने लगते हैं बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन एंड सैचुरेशन। डिक्लाइनिंग विद सेल्स एंड प्रॉफिट गो डाउन शार्पली ड्यू टू द न्यूअर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स रिप्लेसिंग द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, देखो PLC is highly significant for diagnosing a portfolio of the business by establishing which stage each product है, कि जैसे ये वाला प्रोडक्ट इस स्टेज में तो इसको ऐसे करना होगा, ये वाला प्रोडक्ट इस स्टेज में तो इसको ऐसे करना चाहिए, लाइक दिस। इंट्रो या ग्रोथ स्टेज पे जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज आर हाईली फिजिबल। मैच्योरिटी पे जो है उसमें मैच्योर बिजनेस सेक्टर से कैश का एंड सोर्स उसको करो और इन्वेस्टमेंट वगैरह करो उसके अंदर। डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग करो, देख के करो हार्वेस्ट, उसके अंदर रिट्रेंच कर लो, नहीं तो स्ट्रिक्टली अडॉप्टेड। फेलिंग टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द पोर्टफोलियो डायग्राम इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैंने स्टूडेंट राइट 4 स्टेजेस एंड लॉस्ट 2 मार्क्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज जो है एस कर्व डायग्राम जो बनता है वो बनाना है आपको, सेल्स ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस इंस्टेंटली सिक्योर्स अ गुड इंप्रेशन। ओके, इंट्रोडक्टरी ग्रोथ मैच्योरिटी, और आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्टरी का एम्ब्रियोनिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 4 भी विच हैज 2 अल्टरनेटिव्स फॉर यू, इनमें चॉइसेस होती है, ऑब्वियसली दोनों करेंगे हम अभी। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दे रखा है B1 is distinguish between micro and macro environment, very easy, or distinguish between operational control and management control. So I think more than 50% of the students will choose this, ठीक है। बट देखते हैं मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, और फिर हम देखेंगे ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की। उसका मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द फोर्सेस दैट आर वेरी क्लोज टू द कंपनी, अफेक्ट्स हिज एबिलिटी टू डू रूटीन फंक्शन। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, दैट आर पार्ट ऑफ द लार्जर पेरिफेरी,
राइट, जो बाहर की तरफ होते हैं, डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, कंपनी खुद आती है, सप्लाई होता है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, एक तरीके से हम बोले स्टेक होल्डर्स, इंटरनल वाले। वेज मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लीगल, सोशियो कल्चर। माइक्रो एनवायरनमेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि वो बिजनेस को अफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, लेकिन मैक्रो वाला लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करता है, और जनरल एनवायरनमेंट वाला करता है, राइट। अब बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल की। ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल करना ऑपरेशनली, और मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं कि मैनेज करना, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट को, राइट। तो द थर्स्ट ऑफ operational control is on individual task transaction as against total or more aggregative management function. When compared with operational, management control is more inclusive and more aggregative. देखो, मतलब चलो माइक्रो मैक्रो खत्म कर देते हैं, उसके बाद में इसका कंफ्यूज ना। देखो प्रॉक्सिमिटी क्या है, रेफर्स टू द फोर्सेस दैट आर वेरी क्लोज टू द कंपनी। माइक्रो का क्लोज होगा, इसमें क्या होगा, फोर्सेस दैट आर पार्ट ऑफ द लार्जर पेरिफेरी अफेक्ट्स द कंपनीज एबिलिटी टू डू रूटीन फंक्शंस ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस पे रूटीन वर्क। और इसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा और माइक्रो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। कंपनी इटसेल्फ, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इसमें क्या आ जाएगी, बाहर की चीजें आ जाएंगी। स्कोप क्या, स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस को लगाए, यहाँ पे जनरल एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, सारी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है मैक्रो एनवायरनमेंट से। ठीक है, माइक्रो अफेक्ट्स यू डायरेक्टली लाइक ए स्पेसिफिक सप्लायर रेजिंग प्राइसेस। मैक्रो एनवायरनमेंट सबको करता है, लाइक द गवर्नमेंट चेंजिंग टैक्स, तो वो सबके लिए है। अब ऑपरेशनल में क्या आता है, देखो थर्स्ट, फोकस। थर्स्ट इज स्ट्रिक्टली ऑन इंडिविजुअल टास्क, एक एक टास्क पे हाईली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें। ठीक है, एज अगेंस्ट द टोटल और मोर एग्रीगेट मैनेजमेंट फंक्शन। टोटली नहीं जा रहे, हम ऑपरेशनल पे जा रहे हैं, एक सिंगल चीज को देख रहे हैं। When compared with operational, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो बहुत इंक्लूसिव है और एग्रीगेटिव है, इन सेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ द कंप्लीट डिपार्टमेंट, डिविजन, even entire organization instead of mere narrowly circumscribed activities of subunit. जैसे कि procure करना specific item from the inventory is a matter of operational control. In contrary to inventory management as a whole, inventory को पूरे को manage करना is a management control. लेकिन अगर वैसे देखना specific item देखना inventory के अंदर तो operational control है। बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम मेनली क्या है, ऑपरेशनल है। ठीक है, एंड मैकेनिस्टिक इन नेचर है। A set of standards, plans and instructions are formulated. On the other hand, जो basic purpose है मैनेजमेंट कंट्रोल का वो क्या है कि एंटरप्राइज का गोल अचीव हो, शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज, इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। चाहे शॉर्ट रेंज का हो, लॉन्ग रेंज का हो, गोल्स अचीव हो और वो भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। मैनेजमेंट क्या होता है, वही मतलब था उसका, हमने पढ़ा था 11th 12th की BST में। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ऑन इंडिविजुअल टास्क और हाईली स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है फोकस। और ये मैनेजमेंट क्या करता है, टोटल और एग्रीगेट पे देखता है ज़्यादा। मैनेजमेंट फंक्शन इनकम्पासिंग इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, ये एज अ होल देखता है और ये उसका पार्ट देखता है ऑपरेशनल। मैकेनिस्टिक है, हाई स्पेसिफिक इन नेचर है, बेसिक पर्पस इन द ओवरऑल अचीवमेंट एंटरप्राइज का गोल, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो। एग्जाम्पल देखो, प्रोक्योरिंग स्पेसिफिक आइटम द इन्वेंट्री, ओवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चंस ऑलवेज अ टेबुलर फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, लास्ट मिनट पॉइंटर्स के आपके लिए। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन इज प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल और इम्प्लीमेंटेशन क्या ऑपरेशनल होता है। फोकस, पोस्ट लीडरशिप, ब्रांड लो कॉस्ट, सॉरी ब्रॉड लो कॉस्ट, और डिफरेंशिएटिव क्या ब्रॉड प्रीमियम। फोकस यानी नीश। कोर कॉम्पिटेंसी क्या आती है, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। ठीक है, नेटवर्क आउटसोर्स कर रहे हैं, वर्चुअल आर्गस है, आईडीए, रिड्यूसिंग मिडिल मैनेजर्स। मैट्रिक्स क्या होती है, डुअल रिपोर्टिंग होती है, प्रोजेक्टर फंक्शन को देखना। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक चेंजेस, रिमेंबरिंग चेंज मैनेजमेंट नीड्स क्लियर एम, हैवी कम्युनिकेशन, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन टू फाइट नेचुरल रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। पीएलसी क्या होते हैं, इंट्रो में लोसेस, ग्रोथ में रैपिड सेल्स, एंट्री ऑफ राइवल्स, मैच्योरिटी में स्टिफ कंपटीशन, फोकस ऑन एफिशिएंसी, डिक्लाइनिंग क्या होती है, हार्वेस्टर डाइवर्स्ट करते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज गेटिंग क्लोजर टू कस्टमर्स, रिटेल, जैसे क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैन्युफैक्चरिंग यानी क्लोजर टू रॉ मटेरियल चले जाते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।